संवाददाता सम्मेलन जिसमें पार्टी के हमारे प्रवक्ता माननीय राहुल शर्मा जी, माननीय मनजीत सिंह जी, अंजुम आरा जी, हिमराज राम जी उपस्थित हैं। आज का ये संवाददाता सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह की कलई खोलने के लिए हमने आयोजित किया है। यह असत्य का फर्जीवाड़ा का पीएचडी है ये गृह मंत्री, और ये गैर जिम्मेदार तरीके से बिहार की छवि को बदनाम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं अमित शाह जी, भाषाई अपमान तो आपकी अपसंस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन आपके दिलो दिमाग में क्या है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो आधुनिक बिहार के निर्माता है, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप मीटिंग करने गए थे, वहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली है, और उस जन्मस्थली पर आपने श्री बाबू को नमन भी नहीं किया, उनका नाम लेना भी आपने गुनाह समझा। यह स्पष्ट करता है कि आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के प्रति मन में राजनीतिक घृणा है। मेरा सीधा आरोप है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसी हिसुआ विधानसभा के ग्राम खलमा में जहां श्री बाबू का जन्म हुआ था, 158 करोड़ की योजना उनको समर्पित किया। चाहे वह पावर ग्रिड हो, इंटर कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, और हर गली गली योजना से लेकर, और जो उनका स्मारक स्थल के पास मिनी पार्क बना करके श्री बाबू के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त किया। और देश का गृह मंत्री वहां जाता हो, 12 किलोमीटर दूर है, उनके जन्म स्थान पर जाकर नमन करना भी मंजूर नहीं। हिसुआ की सभा में नाम लेना मंजूर नहीं, क्योंकि ये अपमान और अहंकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं। और एक तो इस सामान्य समुदाय के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो उनका अपमान। दूसरी बात, भारत सरकार के गृह मंत्री हो, राज्य में निर्वाचित मुख्यमंत्री है, लेकिन संघीय ढांचे को दरकिनार करके आपने महामहिम राज्यपाल से बात किया। क्या नीतीश कुमार पिछड़ा समुदाय के हैं? राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति क्या आपको मंजूर नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी निर्वाचित मुख्यमंत्री से आपने बात करना सही नहीं माना, और आपने महामहिम से बात की, और यही कार्य संस्कृति आपका बंगाल में रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी दरकिनार कर आपने यही काम किया। तो अगले समुदाय का हो, पिछड़ा समुदाय का मुख्यमंत्री हो, या बाबू जगजीवन राम जैसे लोग हों, जो दलित समूह के आइकॉन है देश के अंदर में, सब लोग उनका सम्मान करता है, उनका राजनीतिक अपमान करना अमित शाह की कार्य संस्कृति का हिस्सा हो गया है। और संघीय ढांचे का आपने अपमान किया है। अगर पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री होने के नाते आप संघीय ढांचे का अपमान कर रहे हैं, तो बिहार की 13 करोड़ जनता आपसे हिसाब लेने को बैठी है। बताइए तो, बजाओ ताली। जनता दे रही है राजनीतिक गाली। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलवा रहे थे, कहे कि एयरपोर्ट बन गया, टोल फ्री नंबर का जारी किया, कहां से टिकट मिल रहा है आज जारी करते, और कह दिया कि रजौली में टाप घर बन गया। जरा वीडियो देख लीजिए उनका। अरे धनिया का पेड़ लगा है वहां, भारत सरकार ने धनिया का पेड़ के बराबर लगाया है। आज मैं कल ही खोलता हूं उनका रजौली टाप घर के मामले में ये कितने असत्य बोलने वाले लोग हैं, विकास का फर्जीवाड़ा करने वाला ये लोग हैं। मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं कि क्या हालत बना करके रख दिया, कह दिया कि सो रजौली में टाप घर हम बना दिए। बताइए, वर्ष 2006 में जब मोदी जी आपका जन्म नहीं हुआ था, शाह का बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, तब 2006 में
भारत सरकार ने 22,400 करोड़ की लागत से बिहार के नवादा के रजौली में 1340 मेगावाट क्षमता वाली परमाणु बिजली संयंत्र लगाने की योजना बनाई। इस योजना में कुल 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता। वर्ष 2007 में भारत सरकार की केंद्रीय टीम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रजौली का दौरा किया और योजना के लिए पर्याप्त भूमि का निरीक्षण किया। 2013 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ने रजौली का पुनः दौरा किया और जरूरी जल की उपलब्धता की जांच की और पाया कि क्षेत्र में परमाणु संयंत्र चलाने के लिए पानी की कमी के कारण केंद्र सरकार की साइट सिलेक्शन कमेटी ने रजौली को परमाणु बिजली संयंत्र देने के लिए अयोग्य बता दिया। बिहार सरकार का बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई किया। हम विकास में कोई समझौता नहीं करते हैं। रजौली के पास स्थित फुलबरिया डैम से परमाणु बिजली संयंत्र चलाने के लिए 160 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। इसके अलावा बिहार सरकार ने कहा कि कमी रहने पर धनाजय नदी और यहाँ के गंगा नदी से भी पानी की उपलब्धता का वादा हमने किया। मैं इनकी कलई खोल रहा हूं, देखिए कितना फर्जीवाड़ा करता है सब। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने रजौली परमाणु संयंत्र के लिए 12,785 क्यूबिक मीटर पानी आपूर्ति करवाने का वादा किया। इस संयंत्र के लिए 1275 हेक्टेयर जमीन बिहार सरकार पहले ही अधिसूचित कर चुकी थी। इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने परमाणु संयंत्र के लिए जरूरी जल की उपलब्धता की सूचना केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया। अनुमति देने का अधिकार उनको था, लेकिन केंद्रीय जल आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी। चूंकि रजौली में ताप घर लगे, ये मोदी और शाह को मंजूर नहीं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद भी इन्होंने अनुमति इसका नहीं दिया। और दूसरी तरफ मित्रों, हम बताना चाहते हैं, अरे किसी को बकसता है सर, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाला है सर। माननीय सांसद रमा देवी और जयप्रकाश नारायण जी, जो राजद के सांसद थे, ने 29 जुलाई, मैं डेट बता रहा हूं, डेट 29 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री से रजौली परमाणु बिजली संयंत्र के बारे में सवाल किया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने, मोदी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सदन को सूचित किया कि पर्याप्त जल की उपलब्धता नहीं रहने के कारण केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी ने योजना को निरस्त कर दिया। जबकि बिहार सरकार ने केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया, पर फुलबरिया डैम को उन्होंने विजिट किया। उसके बाद कहा कि नहीं, उपलब्ध नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर शब्द बोला। उसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने साइट सिलेक्शन के फैसले के बाद जल की उपलब्धता का वादा किए जाने को संज्ञान में नहीं लिया। और मेरा आरोप है कि रजौली के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश की संसद को गुमराह किया। रजौली के मामले में कि पानी की उपलब्धता नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। अब देखिए इनका हालिया देख लीजिए। इसके बाद अब माननीय सुशील मोदी जी के साथ क्या कर रहा है, सुनिए, बड़ी हमको दया आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने पूरा जीवन पार्टी के लिए दे दिया, उसको भी गुमराह कर दिया। अगस्त 2021 के मानसून सत्र में सुशील मोदी जी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, और देखिए संसदीय प्रणाली का कितना बड़ा अपमान ये करता है। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। 12 अगस्त 2021 का दिन निर्धारित किया गया और 11 अगस्त को पार्लियामेंट खत्म कर दिया गया और सदन की कार्यसूची से ही इसको निरस्त कर दिया। रजौली का मामला जो सदन की कार्यसूची का अंग था, 11 अगस्त 2021 को पार्लियामेंट खत्म होता है और उसको कार्यसूची से अलग कर देता है। और वो इतना बड़ा वादा खिलाफी करने वाला, असत्य बोलने वाला, आज डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती को कलंकित करके गया। कहा कि हम चालू कर दिए, चालू कर दिए तो आप अपना घर में चालू किए हैं, गृह मंत्री के घर में चालू, कहां चालू?
राजनीति का स्मशान घाट में बनाया है तुमने। बताओ कहां पर है परमाणु संयंत्र चालू? आपने कैसे कह दिया कि रजौली में परमाणु संयंत्र चालू है? इससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता है। ये असत्य फरेबी लोग हैं राजनीति में और असत्य बोल करके नौजवानों को भड़काते हैं। दूसरा आरोप मेरा, आपने कहा कि सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बम और गोली चल रहा है। ऐ अमित शाह, अगर तुम्हारे कलेजे में दम है तुम बताओ नाम, कौन वो लोग हैं जो मारे गए सासाराम में? उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक करो, नहीं तो बिहार की जनता से माफी मांगो। ये राजनीति के कायर लोग आम लोगों को उन्माद की भेंट चढ़ाकर के उनके लाश पर राजनीति करना चाहते हो। लाश पर राजनीति करने का कुसंस्कार इनका है। हमारा संस्कार है सद्भाव पर राजनीति करने का। इसलिए अमित शाह नाम बताओ। और आप बोलते हैं कि सासाराम में जाऊंगा। अरे आप तो राजनीति के कायर लोग हैं। आपके कलेजे में दम नहीं है अमित शाह कि आप जाते। 8 डीएसपी, 2 एसपी और 1600 पुलिस के जवान अमित शाह आपके कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त थे, वो सासाराम में मौजूद थे। फर्जी बात कहा, 144 लगा है। मैं मानहानि का मुकदमा झेलने को तैयार हूं। माननीय अमित शाह जी, हम लोग डरने वाले नहीं है आपके सीबीआई, ईडी और आईटी से कोई नहीं डरने वाला है। अगर कलेजा में दम है, ये मैं बोल रहा हूं कि सासाराम में लोग मारे गए, उसका नाम जारी करो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ये 144 लगाया है तो वो परिपत्र जारी करो। तुम्हारे राजनीति का डीएनए है झूठ, फरेब, असत्य, उसका खुलासा होना जरूरी था। और मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि यह स्पष्ट करना जरूरी है, माननीय अमित शाह जी, राजनीति में जालीपन नहीं चलने वाला है बिहार में। आपका हर असत्य का एकदम बेस्ट इलाज करेंगे, एकदम एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ रखे हुए हैं। ये लोकतंत्र की धरती को आप कलंकित करके जाइएगा, यह कतई मंजूर नहीं है। इसलिए मित्रों, अब देखिए इनका हाल, इनका हाल जरा देखिएगा, क्या हाल बना के रखे हुए हैं। श्री बाबू का नाम नहीं लेना एक अपराध, श्री बाबू की धरती पर जाकर अपमान करना एक बात। अब श्री बाबू का जो जन्म स्थान है उसका कैसा अपमान किया है ये जानिएगा। एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी वहां 158 करोड़ की योजना देकर के नई पीढ़ी के नौजवानों को शिक्षित कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक खुला, इंटर विद्यालय खुला, हर घर बिजली की उपलब्धता पावर ग्रिड से सुनिश्चित किया, सारे काम इस गांव में किया। ये बोला सोलर चरखा, सोलर चरखा। अब मैं वीडियो दिखाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखिए, उसी खनवा की चर्चा जहां पर सौर चरखा केंद्र चला था, उसका वीडियो देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। एक मिनट। जनवरी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, साधना देवी
ग्राम नवादा जिला का ग्राम खनमा ने सौर चरखा का जब काम किया तो उनकी आय दुगनी हो गई, उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। देखिए अब सच का कले खोलते कितना भारी राजनीति का जाल है, सब समझ लीजिए। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम को मैं बता रहा हूं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत एक गैर सरकारी संस्था कैसे जालसाजी का शिकार ये लोग बनाता है गरीब लोगों का, उसका उदाहरण देखिए। ग्राम खनमा में 2016 में लखनऊ का एक आदमी आता है, गैर सरकारी संस्था हरित खादी ग्राम उद्योग संस्था और चरखा केंद्र स्थापित होता है वहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2016 में। और इस केंद्र के स्थापना के अवसर पर एनजीओ प्रमुख विजय पांडे ने कहा कि मेरा किसी केंद्र चलाने का अनुभव नहीं है चरखा केंद्र, लेकिन केंद्रीय मंत्री तत्कालीन गिरिराज सिंह के कहने पर ही काम कर रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट का चरखा का मुझे कोई अनुभव नहीं विजय पांडे की को। ये पांडे जी बेचारे कुछ नहीं जानते थे, ये कहीं खेती करते थे, ये कहाँ काम करते थे। उनको पकड़ के लाया गया, कहा कि आप चरखा दीजिए लोग। और देखिए खेल कहाँ शुरू होता है, कह रहा है कि हम केंद्रीय मंत्री के कहने पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत 2018 में हुआ। 2018-19 और 19-20 के लिए 550 करोड़ रुपया बजटीय प्रबंध किया गया। भारत सरकार के लघु उद्योग मंत्रालय, जिसके तत्कालीन मंत्री बिहार के माननीय गिरिराज सिंह जी थे, और इस परिकल्पना को जो नवादा के खनमा में परिकल्पना हुआ, उसके आधार पर 17 सितंबर 2019 को देश भर में 550 करोड़ की योजना के आधार पर 50 चरखा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है 2016 में, बजटीय उपबंध शुरू होता है 2018-19 में, 19-20 में, और 50 चरखा केंद्र 16 चरखा केंद्र खुलता है। अब प्रधानमंत्री जी तो बेचारे पायलट प्रोजेक्ट में मार्केटिंग करने लगे 31 जनवरी 2016 को कि जीवन बदल गया। अब जीवन बदलने का सच बताते हैं। अब देखिए क्या हाल हुआ। अब ग्राम खनमा में 1180 महिलाओं ने केंद्र से चरखा लिया और 500 लोगों को लगभग स्थानीय बैंक की शाखा से लोन दिलवाया गया। एक एनजीओ संस्था वह लोन का अप्रोच करके महिलाओं को वहां लोन दिलवा दिया गया और खादी ग्राम उद्योग संस्था से उसको चरखा मुहैया कर दिया। और 2019 में जो चरखा केंद्र था उसमें ताला लटक गया और गरीब महिलाओं के लिए ऋण में लिए गए चरखे थे, सोलर चरखा, जिसका प्रधानमंत्री जी मन की बात में बोल रहे थे, मुंह में पाप लग रहा था लेकिन मन की बात बोल रहे थे, और लोन लिया और वह ऋण वापसी का बोझ उन गरीबों पर पड़ गया। 2016 में शुरू, 2019 में शटर डाउन। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या 50 सोलर केंद्र चरखा केंद्र को का काम किसी एनजीओ संस्था को दे दिया गया था? नहीं तो पायलट प्रोजेक्ट कैसे खनमा में एक एनजीओ को, विजय पांडे नाम का एक व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं प्राप्त था, उसको कैसे ये काम दे दिया गया? इसके पीछे कौन से लोग हैं? ये पूरे मामले का उद्भेदन होना चाहिए। कई महिलाओं और कर्मियों का सौर चरखा बंद होने के पूर्व के 3 माह की राशि का भुगतान भी हरित खादी ग्राम उद्योग संस्थान ने नहीं किया। जो लोग काम कर रहे थे उनका भी 3 महीने का भुगतान रख लिया। स्थिति यह हो गई कि मैं बता रहा हूं नाम, जरा जानिए। महादलित समुदाय का व्यक्ति आशीष रजवंशी की पत्नी मनोरमा देवी और उसी के परिवार के रामोतार राजवंशी और मिथिलेश राजवंशी की पत्नी, मोबाइल नंबर भी है। हम जब बोलते हैं तो बोला पक्का पक्की,
7970626741 आज भी उसका बैंक ऋण चालू है। कौन गुनाहगार है? चरखा केंद्र आपने बंद कर दिया और उन गरीब महिलाओं का सब्सिडी का पैसा तक के आप लोग बहुत लोगों का नहीं दिया। आज उनके घर पर अगर ताला लटक गया, उनके घर में भुखमरी की शिकार हो गई वो महिला, आर्थिक बोझ के तले दब गई, उसका कौन गुनाह है? मोदी गुनाहगार कि अमित शाह गुनाहगार कि कौन लोग गुनाहगार है? मैं नाम ले रहा हूं। भेला चंद्रवंशी की पत्नी और बहू, इसका बैंक ऋण चालू है। सुनील राजवंशी की पत्नी, शंकर महतो की पत्नी, प्रदीप यादव की पत्नी, कारू राजवंशी की पत्नी, राजो जर की पत्नी, बैंक ऋण चालू। मीना देवी किसी को नहीं बख्शेंगे। पिछड़ा है तो रही है, दलित है तो रही है, ऐसा हमारे समुदाय को काहे बख्श देंगे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ठगा नहीं। अब देखिए क्या किया। मीना देवी पति सुबोध सिंह, मननपुर, ग्राम खनवा, 8406045414 बैंक ऋण चालू है। उसका मीटर चालू है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है सबका, गरीब लोगों का। संगीता देवी पति मुकेश सिंह, उसका भी मोबाइल नंबर है। अभिराम शर्मा की पत्नी, पश्चिम भर खनवा, उसी गांव का, बैंक ऋण चालू। प्रियंका कुमारी, उज्जवल कुमार, ग्राम मननपुर, चालू। बच्ची देवी पति व्यास सिंह, इनको सब्सिडी मिल गया। और जानिए, जब बच्ची देवी को बहुत तंग करने लगा बैंक वाला, वो बेचारी अपने बैंक का तगादा जारी अपना पैसा डाल के क्लियर कर लिया कि झंझट है बैंक का ऋण, कहां हमारा बाल बच्चा बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। ये स्थिति इन लोगों ने, और ये तो मैं चंद लोगों की सूची दे रहा हूं। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप भी जाइए उन लाभुकों के घर पर और पूछिए कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हुआ है। और मित्रों, आप यह जानिएगा कि रेणु देवी पति अरुण सिंह, संगीता देवी अनिल सिंह, दोनों गोतनी है, पूरे परिवार का आर्थिक रूप से गिरवी रखवा दिया। यहां तक कि महादलित परिवार की महिला को, जो रसोईया का काम करती थी, जो मिड डे मील में काम कर रही थी, शौचालय का पैसा मिला था, बैंक आया, बैंक ऋण के नाम पर उस पर कटौती कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि हिसुआ के खनवा में लखनऊ की एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर किसकी अनुमति से हरित खादी ग्राम उद्योग संस्था में ने सौर चरखा केंद्र स्थापित किया? कौन है ऑर्डर गिवर? किसने ऑर्डर दिया था कि इतना बड़ा महिलाओं के साथ अपमान, उनको रोजगार के नाम पर उनके साथ ठगी का व्यवहार, बैंक के जाल में उनको फंसा देना, किसके आदेश से हुआ था? और इसमें सब्सिडी की राशि थी, तो अगर सब्सिडी की राशि दिए है तो उसकी सूची सार्वजनिक करो, किसको किसको मिला है। मेरा आरोप है आपके माध्यम से, जो लाभुक महिलाएं थी उनकी सब्सिडी की राशि भी वो संस्था खा गया। तो किसके आदेश पर यह संस्था, भारत सरकार की योजना चल रही थी? एनजीओ के हवाले महिलाओं की आर्थिक तकदीर को हमने कर दिया था। और 2019 में अगर एमएसएमई मंत्रालय के अंदर 550 करोड़ का परिव्यय कर 50 सौर चरखा केंद्र खोला गया, तो 2019 में खनवा का ये चरखा केंद्र क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हो गया? 2019 में ही चालू हुआ, 2019 में ही बंद हो गया। अगर देश भर में आपने 50 सौर चरखा केंद्र चलाया, तो कहां चालू है, कौन कौन लाभुक है, किसको किसको सब्सिडी मिला, ये सूची सार्वजनिक करो। साथ ही साथ मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं कि भारत सरकार किसके, और जब प्रोजेक्ट बंद हो गया तो क्यों नहीं माना जाए कि सभी केंद्र के लोगों को आर्थिक रूप से बंधक बना दिया गया और एनजीओ ने राशि का घपला कर लिया। क्या यह सही है? और नहीं तो भाजपा बताए कि विजय पांडे से क्या संबंध है भाजपा का? ये लखनऊ का विजय पांडे, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जिसको सौर चरखा का कोई अनुभव नहीं था, उसको काम किसने दिया?
किसकी इजाजत से काम मिला? और भारत सरकार के पास 150 करोड़ रुपए अगर खजाने के हैं और वो सौर चरखा केंद्र नहीं चल रहा है, इस राशि की लूट में कौन कौन शामिल है? इस राशि की लूट में कोई न कोई शामिल है जिसने महिलाओं के साथ को आर्थिक बंधक बना दिया, बैंक लोन के जाल में उनको फंसा दिया। और हम यह कहना चाहते हैं कि ये पूरे खेल में भाजपा की बड़ी भूमिका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषाई फर्जीवाड़ा 2016 में पायलट प्रोजेक्ट में आपने ग्राम खनमा का नाम लेकर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती को कलंकित किया है। चूंकि उस गांव की महिलाएं जो गरीब महिलाएं थी वो आर्थिक बोझ के शिकार हो गई, बैंक लोन का शिकार हो गई। तो आदरणीय अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं का, जिन महिलाओं का आज बैंक का ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, जिसके वेतन से उसकी भरपाई होगी। कौन सा ऐसा खजाना आपने बनाया है जो उन महिलाओं के बच्चे, आने वाली पीढ़ी बैंक के इस मकर जाल में पड़ जाएगी? उसका गुनाहगार कौन है? इसलिए आज संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी, कि भारत रत्न देना तो श्री बाबू को दो, अगर नाम लेना भी गुनाह समझा है तो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की विरासत को मानने वाले लोग आपके द्वारा किए गए हर राजनीतिक अपमान का एंटीबायोटिक टैबलेट देकर के आपको ठीक कर देंगे, यह हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। दूसरा, रजौली का परमाणु ताप घर, अगर उसका क्लियरेंस का सर्टिफिकेट है, अगर उसकी अनुमति लगाने की परियोजना का आपने स्वीकृति दी है, आपने तो कहा परियोजना चालू हो गया, परियोजना का स्वीकृति पत्र दिखाओ अमित शाह। और तीसरा सवाल मेरा है कि सौर चरखा केंद्र के नाम पर जो 550 करोड़ की योजना, 50 चरखा केंद्र चलाने की बात, किन कहां ये सौर चरखा केंद्र चल रहा है, उसके लाभुक कौन कौन है, कितनी सब्सिडी दी गई? और एक गैर सरकारी संस्था को, जिसको अनुभव नहीं था, विजय पांडे को आपने पायलट प्रोजेक्ट चलाने की अनुमति क्यों दी? और 50 सौर चरखा केंद्र कौन संस्था चलाया, इसकी सूची सार्वजनिक करिए। और भाजपा नेता का उन महिलाओं को आर्थिक रूप से बंधक बनाने वाला विजय पांडे से क्या संबंध है? भारत सरकार का जो एमएसएमई मंत्रालय है, इसको संज्ञान में ले और इस जो पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करे, कौन लोग इसके गुनाहगार हैं। एक मिनट अभी जो बात विजय भैया ने रखा है उसमें मैं और जोड़ते हुए, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं, इन्होंने आज कहा इस्लामपुर नटेसर रेल लाइन के बारे में। मैं आपके समझ बता देता हूं, इस्लामपुर नटेसर जो रेल लाइन है वो माननीय नीतीश कुमार जी की देन है। पहले जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने स्वीकृति दिलवाई, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक इंच जमीन उन्होंने खुद अधिग्रहित करके और रेल मंत्रालय को दिया, और तब वो रेल खंड बना है। उसके अलावा भी जो भी रेल खंड के बारे में उन्होंने कहा है, चाहे नवादा पावापुरी रेल लाइन के बारे में कहा हो, तो ये भी सर्वे का काम इनकी सरकार आने से पहले हो चुका था। इन्होंने अभी तक डीपीआर की स्वीकृति भी नहीं दी है और इन्होंने कहा कि उस पर काम लगने वाला है। उसके अलावा इन्होंने पावापुरी नवादा रेल लाइन के बारे में भी कहा, तो उसकी भी स्थिति यही है। उसके अलावा इन्होंने एनएच के बारे में कहा है, NH 31, NH 82, ये दो प्रमुख एनएच हैं जो नवादा से जाते हैं। हम लोग मगध के धरती के लोग हैं। इस दोनों जगहों पर विगत 9 वर्षों से लगातार काम चल रहा है और लगता है आगे भी 9 वर्ष तक काम चलता रहेगा, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि नवादा से इन्होंने ट्रेन चलाया है। असलियत है कि भागलपुर से एक ट्रेन चलती है जो नवादा होकर दिल्ली जाती है, और अभी तत्काल में इन्होंने उसको भी
दुमका तक बढ़ा दिया है, वो भी अब भागलपुर से नहीं है, वो भी झारखंड के गोड्डा से चल रही है। पावर ग्रिड तो हम लोग बनाई, और बरसलीगंज का पावर ग्रिड ये गलत विषय है, ये बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, बिहार पावर ग्रिड सब स्टेशन के द्वारा बनाया गया है। और जो 1.5 करोड़ परिवार को इन्होंने नल का जल योजना देने की बात कही है, तो उसकी सच्चाई आप सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं सैकड़ों बार विधानसभा में और पब्लिक मंच पे कहा है कि उस योजना में हम भारत सरकार का एक पैसा नहीं लेना चाहते हैं। और जब हम लोगों ने पैसा नहीं लिया, बिहार सरकार ने अपने मन से उसका निर्माण कराया, तो आज मंच से खड़ा होकर इन्होंने सफेद झूठ बोला कि उसको भारत सरकार करा रही है। तो आप सभी इस चीज को देख चुके हैं। एक और सूचना देते हैं, देखिए कितना फर्जी करता है, लाज लगता है इसको बोलने में। जो माननीय राहुल जी ने कहा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को ये हाउस होल्ड तक हम पानी पहुंचा दिए। चूंकि नवादा में यह कार्यक्रम हो रहा था हिसुआ में, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने सीता का श्राप खत्म किया। फल्गु के बारे में कहा जाता था कि वहां पानी नहीं रहेगा, और गंगा का पानी हमने राजगीर बोध गया में लोगों को गया में उपलब्ध कराया, अब नवादा में हम पहुंचा रहे हैं। तो इनको लाज लगा होगा, इनको लगा होगा नीतीश कुमार जी तो गंगा का पानी वहां पहुंचा दिए और हम तो कुछ किए नहीं है। तो आपका एक पैसा हर घर नल जल योजना में नहीं लगा है। अमित शाह जी नहीं तो आप अपने जो आपके सरकार में मंत्री थे, एनडीए की सरकार में पीएचडी मंत्री थे, उनका भी अपमान करें। और साथ ही साथ देखिए अपमान तो अति हो गया है। अब माननीय संजय जायसवाल जी, माननीय तारकिशोर प्रसाद, माननीय रेणु देवी, अब हालत ये हो गया कि आज माननीय सुशील मोदी जी का फोटो गायब कर दिया। तो आप इसका मतलब साफ तौर पर है कि एक सामाजिक समूह के लोग जो भाजपा के नेतृत्व वर्ग में थे, उनका राजनीतिक अपमान करना आपका डीएनए बन गया है, इसीलिए इस सब को दरकिनार कर दिया। आदरणीय अमित शाह जी 24 नवंबर 2015 की सरकार जब बनी थी, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को राजनीति का डीएनए हमारा बता रहे थे, उनको अलीगढ़ का ताला लगा दिया। और 5 जनवरी 2017 को राजनीति में नीतीश कुमार जी जिस काम के लिए जाने जाते हैं, गठबंधन नहीं रहने के बावजूद महागठबंधन की सरकार थी और नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा था गांधी मैदान में कि शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार ने साहसिक काम किया है। अरे जंगल राज नहीं बिहार में, नीतीश राज है। और नीतीश राज जब रहेगा तब तक आपको नीतीश कुमार जब तक है बिहार की राजनीति में, अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, वैकेंसी नहीं है, आउटडेटेड पार्टी रह जाइएगा सब दिन, इसके अलावा कोई भूमिका नहीं। और आपको तो राजनीति में अयोग्य मानते थे बीजेपी के नेता लोग। जब तक महागठबंधन की सरकार थी अमित शाह को आने नहीं देता था। हमको लगता फिर बीजेपी का नेता बिहार कर दिया होगा। कितना ही झूठ बोल रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट बनवा देते हैं, वहाँ ताप घर बनवा देते हैं। तीन लोग का जो सत्ता से हटने के बाद दिमागी ताप घर गर्म हो गया है। एक सवाल सर, आज उन्होंने कहा है कि जदयू के लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हो गए। हम तो बता रहे हैं, हम तो अलीगढ़ का ताला लगा दिए। ये ना हमारे पास आए थे, हम आए थे। अरे ये हमारे पास बेशर्मी में आए थे ना। 15 में सुन लीजिए पूरी बात, 15 हमारे नेतृत्व में सरकार बनी, 17 में आए, हमको नेता भी माने, हमारा कार्यक्रम भी माने। ये फॉलोअर सब है, फॉलोअर है, मेरे कार्यक्रम का फॉलोअर है बीजेपी लीडर कब हो गया बिहार में? हमारा फॉलोअर है सब। हम जो कहेंगे नेता नीतीश कुमार जय, 7 निश्चय जय, जय बोलने वाला है। जिस दिन हमको छोड़ा, हमसे छूटा, राजनीति में क्षय हो गया। गिरिराज सिंह का बयान आया है कि अगर बिहार शरीफ में अगर रामनवमी की रैली नहीं होती तो क्या ये पाकिस्तान में होती? अब इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने मंतव्य में दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता था और कहा राज्य नपुंसक हो गया है। इससे बड़ा तमाचा केंद्र सरकार पर क्या होगा?
पूरे देश के गवर्नेंस पर तमाचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है, और तब पर भी भाषाई आतंकी बनना चाहते हैं, बनते नहीं। और पाकिस्तान लंका दिखा रहा है ना, तो लंका में देखे ना क्या हाल है भुखमरी का, अब पाकिस्तान में देखे ना कैसे किलो आटा बन रहा बिक रहा है। और ये लोग तो पता है कि अगर पाकिस्तान जलाने की बात करते हैं तो जो PFI पाकिस्तान की वकालत करता था, अमित शाह के गृह मंत्री रहते, हजरत निजामुद्दीन में उसका कार्यालय किसे खुलाना था। आपको यह बताना होगा, भाजपा शासित प्रदेश कर्नाटक में 2020 में बम विस्फोट होता है, PFI का नाम आता है, PFI पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? आतंकी संगठन देश विरोधी काम आपके नाक के नीचे कर रहे थे, तो भाजपा नेताओं का स्वाभिमान कहां मर गया? ये तो हमारी पुलिस ने उद्भेदन किया और NIA उसकी जांच कर रही है। इसलिए भाजपा को ऐसे सवाल पर तो बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, आतंकी संगठन, देश के अंदर में नफरत फैलाने वाले संगठन अगर कार्यालय चलाते रहे तो भारत सरकार जय जय उसका करता है, जब तक कि पूरे देश के संदर्भ में यह मामला नहीं उठता है।